पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांगलिन थंडर लेक के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, जहां थंडर एनर्जी बेहद ज़्यादा थी। तभी वहां सेकंड स्टेप का एक कल्टीवेटर पहुंचता है। जैसे ही उसकी नज़र वांगलिन पर पड़ती है, वो हैरान रह जाता है। इतनी खतरनाक थंडर एनर्जी के बीच कोई इंसान बिल्कुल आराम से कल्टीवेशन कैसे कर सकता है? उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वांगलिन कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं, बल्कि बेहद ताकतवर शख्स है। इसी वजह से वो वांगलिन को अपना गुरु मान लेता है और उससे ट्रेनिंग देने की विनती करता है। वांगलिन भी उसे थोड़ी बहुत गाइडेंस देता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन में काफ़ी सुधार आने लगता है। दूसरी तरफ वांगलिन अपनी ज़रूरत की पूरी थंडर एनर्जी हासिल कर चुका था। अब उसका अगला लक्ष्य था थंडर सेलेस्टियल रियल में प्रवेश करना। इसी के साथ हमारी आज की कहानी शुरू होती है। एपिसोड की शुरुआत में वांगलिन उस मैप को देख रहा होता है जो उसे पहले मिला था। मैप के मुताबिक लोतियान स्टार का उत्तरी हिस्सा ज़्यादातर वीरान ग्रहों से भरा हुआ था। वहाँ कई प्लैनेट मौजूद थे, लेकिन उनमें से अधिकांश पूरी तरह खाली थे। थंडर सेलेस्टियल रियल्म खुलने में अभी पूरे 20 साल बाकी थे। वांगलिन जानता था कि उसके पास तैयारी करने के लिए यही सबसे अच्छा मौका है। इसलिए उसने फैसला किया कि पहले किसी ऐसे शांत प्लैनेट की तलाश की जाए जहाँ बिना किसी रुकावट के वो अपनी कल्टीवेशन जारी रख सके। कुछ समय तलाश करने के बाद आखिरकार उसे अपनी पसंद का एक प्लैनेट मिल ही जाता है और वो तुरंत उसी की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में वांगलिन अपने अगले 20 साल की योजना भी तय कर लेता है। उसके सामने दो सबसे बड़े लक्ष्य थे। पहला, उस रहस्यमयी पर्पल एनर्जी का सच जानना जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बाद उसके अंदर प्रकट हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो शक्ति थर्ड स्टेप से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी तक वो उसकी असली गहराई को समझ नहीं पाया था। और दूसरा लक्ष्य था जितना हो सके खुद को और मजबूत बनाना, ताकि सही समय आने पर वो बिना किसी रुकावट के अपना अगला ब्रेक थ्रू कर सके। इसी दौरान अचानक उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कैद वो सोल फिर से बेचैन हो उठती है। उसके शरीर से ज़बरदस्त आभा फूटने लगती है और वो घमंड से हंसते हुए कहती है, अब मुझे तुझे मास्टर कहने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। इस बार मैं तेरी कैद से आज़ाद होकर रहूँगा। लेकिन उसका ये आत्मविश्वास ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वांगलिन बिना ज़रा भी घबराए सिर्फ अपनी आभा की एक हल्की सी लहर छोड़ता है और अगले ही पल वो सोल फिर से उसकी कैद में जकड़ जाती है। सोल पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हर बार ब्रेक थ्रू करने के बाद भी वो वांगलिन से क्यों नहीं बच पाती। वांगलिन उसकी तरफ देखता तक नहीं, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। कुछ समय बाद वो उस नए प्लेनेट पर पहुंच जाता है। चारों तरफ नज़र दौड़ाने के बाद वांगलिन को एहसास होता है कि ये जगह काफ़ी हद तक सुजाकू प्लेनेट जैसी है। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई ताकतवर कल्टीवेटर मौजूद नहीं था जो उसकी कल्टीवेशन में बाधा बन सके। पूरे प्लेनेट को अपनी डिवाइन सेंस से जांचने के बाद उसे सिर्फ एक ही नेटसोल लेवल का कल्टीवेटर महसूस होता है। बाकी सभी सामान्य कल्टीवेटर थे। यानी ये जगह लंबे समय तक शांतिपूर्वक कल्टीवेशन करने के लिए बिल्कुल सही थी। इसी सोच के साथ वांगलिन वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। उधर उसी प्लेनेट पर रहने वाले जैन फैमिली के मुखिया जिन हाई अपने बेटे के साथ माउंटेन का निरीक्षण कर रहे थे। जिन हाई कई सालों से इस इलाके और अपनी फैमिली की रक्षा करता आ रहा था। लगभग 100 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी फैमिली कभी कोई महान इमॉर्टल या बेहद ताकतवर कल्टीवेटर पैदा नहीं कर पाई। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वक्त के साथ हर कोई बूढ़ा होता और आखिरकार मर जाता। अब वही हाल खुद जिन हाई का भी था। उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी, शरीर कमज़ोर पड़ चुका था और उसकी कल्टीवेशन भी नेटसोल स्टेज से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई। वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, शायद यही हमारी किस्मत है। हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, नेटसोल से आगे कभी नहीं बढ़ पाए। तभी उसकी नज़र अचानक सामने खड़े एक अनजान युवक पर पड़ती है। वो चौंक जाता है। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसके इतने करीब कब आकर खड़ा हो गया। जिन हाई तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस से वांगलिन की ताकत जांचने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, न कोई कल्टीवेशन, न कोई आभा, जैसे उसके सामने खड़ा इंसान अस्तित्व में ही ना हो। उधर वांगलिन माउंटेन को देखते हुए शांत स्वर में कहता है, जगह तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसकी असली क्षमता का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं गया। इतना कहकर वो हल्के से अपना हाथ उठाता है। अगले ही पल पूरा माउंटेन बदलने लगता है। जो पेड़ पौधे कुछ देर पहले तक सूखे और मुरझाए हुए थे, उनमें फिर से जान लौट आती है। चारों तरफ हरियाली फैल जाती है और पूरा पहाड़ मानो नई जिंदगी पा लेता है। ये नज़ारा देखकर जिन हाई पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वो बिना एक पल गंवाए वांगलिन के सामने झुक जाता है। सीनियर, जूनियर आपको प्रणाम करता है। आपकी शक्ति मेरी समझ से बहुत परे है। अगर आपको ये माउंटेन पसंद आया है तो आज से ये पूरी जगह आपकी हुई। आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं। हमारी जैन फैमिली आपकी पूरी सेवा करेगी।
जिन हाई की बात सुनकर वांगलिन हल्का सा मुस्कुरा देता है। कम से कम सामने वाला इंसान समझदार था। बिना वजह ताकत दिखाने या सवाल करने के बजाय उसने सम्मान देना बेहतर समझा। कुछ पल बाद वांगलिन जिन हाई की तरफ देखता है और शांत स्वर में कहता है, तुम्हारी लाइफ फोर्स लगभग खत्म हो चुकी है। अगर ये सिर्फ कोई साधारण चोट या बीमारी होती तो मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर सकता था, लेकिन तुम्हारी उम्र अब अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। जिन हाई मुस्कुराते हुए सिर झुका देता है। सीनियर, इसमें दुख की कोई बात नहीं। शायद यही हमारे भाग्य में लिखा था। लेकिन मरने से पहले आप जैसे महान कल्टीवेटर के दर्शन हो गए। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। थोड़ी देर रुककर वो फिर कहता है, अगर आप इस प्लेनेट पर रहना चाहें तो हमारी पूरी जैन फैमिली आपकी सेवा में रहेगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे बाद भी मेरी फैमिली सुरक्षित रहे। जिन हाई की बात सुनकर वांगलिन कुछ क्षण सोचता है, फिर वो कहता है, तुम्हारी किस्मत मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हें थोड़ा और समय ज़रूर दे सकता हूँ। इतना कहते ही वो अपनी उंगलियों पर हल्की सी रहस्यमयी ऊर्जा इकट्ठा करता है और उसे सीधे जिन हाई के शरीर में प्रवाहित कर देता है। अगले ही पल जिन हाई के कमज़ोर शरीर में फिर से जीवन लौटने लगता है। उसका बुझता हुआ लाइफ फोर्स दोबारा जल उठता है। वांगलिन शांत स्वर में कहता है, अब तुम्हारे पास लगभग 10 साल और हैं। ये सुनते ही जिन हाई और उसका बेटा अवाक रह जाते हैं। जिस इंसान की मौत आज तय थी, उसे वांगलिन ने सिर्फ एक पल में पूरे 10 साल की जिंदगी दे दी थी। जिन हाई और उसका बेटा दोनों घुटनों के बल वांगलिन के सामने झुक जाते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी भी थी और कृतज्ञता भी। जिस इंसान की मौत आज तय थी, उसे वांगलिन ने बिना किसी मेहनत के पूरे 10 साल की नई जिंदगी दे दी थी। जिन हाई भावुक होकर कहता है, सीनियर, आपने हम पर ऐसा एहसान किया है जिसे हमारी जैन फैमिली कभी नहीं भूल पाएगी। आज से हमारी पूरी फैमिली आपकी है। अगर आप कोई भी आदेश देंगे, हम बिना एक पल गंवाए उसे पूरा करेंगे। वांगलिन को ऐसी वफादारी की ज़रूरत थी। वो कुछ पल सोचने के बाद कहता है, मुझे तुम्हारी फैमिली से सिर्फ एक चीज़ चाहिए, रिजेंटमेंट एनर्जी। जिन हाई पहले तो थोड़ा चौंकता है, लेकिन तुरंत सिर झुका देता है। सीनियर, आप जितनी चाहें उतनी रिजेंटमेंट एनर्जी हम इकट्ठा करके आपके सामने लाकर रख देंगे। वांगलिन हल्का सा सिर हिलाता है। जितनी ज़्यादा रिजेंटमेंट एनर्जी तुम लोग मेरे लिए इकट्ठा करोगे, उतने ही लंबे समय तक मैं तुम्हारी जैन फैमिली की रक्षा करूंगा। जब तक मैं इस प्लेनेट पर हूँ, कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। बस इतना सुनना था कि जिन हाई के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। उसे समझ आ गया था कि उनकी फैमिली को सिर्फ 10 साल की ज़िंदगी नहीं, बल्कि एक ऐसा संरक्षक मिल चुका है जिसकी मौजूदगी ही पूरे प्लेनेट का संतुलन बदल सकती है। वांगलिन वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जिन हाई अपने बेटे की तरफ मुड़कर गंभीर आवाज़ में कहता है, अभी इसी वक्त पूरी फैमिली को इकट्ठा करो। सबको बता दो कि आज से हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ एक होगा। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी रिजेंटमेंट एनर्जी इकट्ठा करनी है। जो सबसे ज़्यादा रिजेंटमेंट एनर्जी लाएगा, उसे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। जिन हाई का आदेश मिलते ही पूरी जैन फैमिली हरकत में आ जाती है। पूरे प्लेनेट पर लोग अलग अलग जगहों से रिजेंटमेंट एनर्जी इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। उधर वांगलिन उस माउंटेन पर पहुंच चुका था जिसे अब उसने अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया था। सबसे पहले वो अपना सोल फ्लैग बाहर निकालता है। अगले ही पल उसके अंदर कैद अनगिनत सोल्स बाहर निकल आती हैं। वो सारी सोल्स मिलकर पूरे माउंटेन के चारों तरफ एक विशाल सुरक्षा बैरियर बना देती हैं। अब बिना वांगलिन की इजाज़त कोई भी इस माउंटेन पर कदम नहीं रख सकता था। इसके बाद वांगलिन अपनी आवाज़ पूरे प्लेनेट पर गूंजा देता है, आज से ये माउंटेन मेरा है। मेरी अनुमति के बिना यहाँ आने की कोशिश मत करना। ये जगह अब एक फॉरबिडन एरिया है। अगर कोई चेतावनी के बावजूद यहाँ घुसा तो उसे मैं नहीं, ये फॉर्मेशन खुद ख़त्म कर देगी। पूरे प्लेनेट के सभी कल्टीवेटर्स के चेहरों का रंग उड़ जाता है। सिर्फ एक घोषणा से ही सबको समझ आ गया था कि अब इस माउंटेन का नया मालिक कोई साधारण इंसान नहीं है। वांगलिन भी मन ही मन मुस्कुराता है। आखिरकार इतने सालों में पहली बार उसके पास अपना एक ऐसा ठिकाना था जहां वो बिना किसी परेशानी के कल्टीवेशन कर सकता था। अब शुरू होती है उसकी असली तैयारी। वो अपने सारे ट्रेजर्स एक एक करके बाहर निकालता है। अटैकिंग ट्रेजर्स, डिफेंसिव ट्रेजर्स, सोल फ्लैग, इमॉर्टल स्वॉर्ड, और आखिर में उसकी नज़र रुकती है सोल लैशर पर। वो कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता रहता है। बाकी सभी ट्रेजर्स की ताकत वो अच्छी तरह समझ चुका था, लेकिन सोल लैशर आज भी उसके लिए एक रहस्य बना हुआ था। वांगलिन धीरे से बुदबुदाता है, आज तक मैं इसकी असली ताकत को पूरी तरह समझ ही नहीं पाया। ये आखिर किस चीज़ से बना है और इसके अंदर छिपा असली डोमेन क्या है। उसे इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि सोल लैशर के अंदर मौजूद शक्ति उसके अपने कर्मा डोमेन से गहराई से जुड़ी हुई है। अगर वो इस रहस्य को समझ गया तो उसका कर्मा डोमेन भी पहले से कई गुना मजबूत हो जाएगा। यही सोचकर वांगलिन सोल लैशर को अपने सामने रखता है और ध्यान में बैठ जाता है।
धीरे धीरे उसके कर्मा डोमेन की शक्ति और सोल लैशर के अंदर छिपी शक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती हैं। दोनों के बीच ऐसा संबंध बन जाता है मानो वे हमेशा से एक ही शक्ति का हिस्सा रहे हों। कुछ देर बाद वांगलिन आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब सोल लैशर उसके लिए सिर्फ एक हथियार नहीं रहा, बल्कि उसके अपने शरीर का हिस्सा बन चुका था। अब वो उसे ठीक उसी सहजता से नियंत्रित कर सकता था जैसे अपने डिवाइन सेंस को करता है। वांगलिन समझ चुका था आने वाले समय में यही हथियार उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है, और इसी विश्वास के साथ वो एक बार फिर गहरी साधना में बैठ जाता है। कई साल धीरे धीरे बीत चुके थे। इस दौरान वांगलिन अपनी साधना में पूरी तरह डूबा रहा। दूसरी तरफ जैन फैमिली भी दिन रात सिर्फ एक ही काम कर रही थी, जितनी हो सके उतनी रिजेंटमेंट एनर्जी इकट्ठा करना। आखिरकार एक दिन पूरी जैन फैमिली फिर से इकट्ठा होती है। सभी लोग अपनी अपनी जमा की हुई रिजेंटमेंट एनर्जी लेकर जिन हाई के सामने पहुंचते हैं। एक बुजुर्ग आगे बढ़कर कहता है, पैट्रियार्क, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन हमारा प्लेनेट बहुत बड़ा है, यहाँ अनगिनत लोग रहते हैं। अभी तक हम लगभग 70% रिजेंटमेंट एनर्जी ही इकट्ठा कर पाए हैं। बाकी 30% हासिल करने में अभी और समय लगेगा। खासकर ईस्टर्न सी के द्वीपों तक पहुंचना आसान नहीं है। वहाँ के लोग बाहरी लोगों को इतनी आसानी से कुछ भी हासिल नहीं करने देंगे। उनकी बात खत्म होते ही जिन हाई का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गहरी आवाज में कहता है, 70%? मुझे तो ये 40% भी नहीं लग रही। 5 साल बीत चुके हैं। मास्टर वांगलिन ने हमें सिर्फ 10 साल दिए हैं। अगर समय खत्म होने से पहले हम उनका काम पूरा नहीं कर पाए तो ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरी जैन फैमिली की नाकामी होगी। वो सभी की तरफ देखते हुए आदेश देता है, आज से कोई आराम नहीं करेगा। दिन हो या रात, हर कोई सिर्फ रिजेंटमेंट एनर्जी इकट्ठा करेगा। जब तक आखिरी कतरा भी हमारे पास नहीं आ जाता, किसी को चैन से बैठने की इजाजत नहीं है। जिन हाई की बात सुनते ही पूरा हॉल शांत हो जाता है। अगले ही पल सभी लोग बिना कोई सवाल किए वहां से निकल जाते हैं। उन्हें पता था अब ये सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि पूरी फैमिली का भविष्य था। उसी समय दो साधारण कल्टीवेटर पहाड़ों में जड़ी बूटियां खोजते खोजते अनजाने में उसी माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं जिसे वांगलिन ने फॉरबिडन एरिया घोषित किया था। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनमें से एक घबराकर कहता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दूसरा तुरंत जवाब देता है, अगर मास्टर वांगलिन को पता चल गया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। उन्हें याद था कि कुछ समय पहले दूसरे सेक्ट के कई कल्टीवेटर वांगलिन को चुनौती देने आए थे, लेकिन वे लोग वांगलिन तक पहुंच भी नहीं पाए। फॉर्मेशन ने ही उनका अस्तित्व मिटा दिया था। ऐसे में उनकी क्या औकात थी। दोनों भागने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक चारों तरफ काली धुंध फैलने लगती है। वो धुंध पल भर में दोनों को पूरी तरह घेर लेती है। दोनों को यकीन हो जाता है, बस अब मौत सामने खड़ी है। लेकिन अगले ही पल वो खुद को अपने गांव के बीचों बीच खड़ा पाते हैं। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वांगलिन ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि सिर्फ चेतावनी देकर वापस भेज दिया। दोनों राहत की सांस लेते हैं। मास्टर वांगलिन ने हमारी जान बख्श दी। अगर वो चाहते तो हम उसी पल खत्म हो चुके होते। उस दिन के बाद पूरे प्लेनेट पर एक ही बात फैल जाती है, फॉरबिडन माउंटेन के करीब जाने की गलती कोई नहीं करेगा। उधर वांगलिन अब भी अपनी साधना में लीन था। सोल लैशर और उसके कर्मा डोमेन के बीच का संबंध पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। अब उसे महसूस हो रहा था कि वो इस हथियार को अपनी इच्छा के अनुसार पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। ठीक उसी समय वही कैद किया हुआ सोल फिर से बोल उठता है, कब तक मुझे यहाँ कैद करके रखेगा? अगर बाहर निकालना ही नहीं है तो मुझे जिंदा क्यों रखा है? वांगलिन हल्का सा मुस्कुराता है, इतनी बेचैनी है बाहर आने की, तो ठीक है। इतना कहकर वो उसे बाहर निकाल देता है। जैसे ही सोल आज़ाद होती है, उसका पूरा शरीर इमॉर्टल स्वॉर्ड की सोल के साथ एक हो जाता है। अचानक उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वो जोर से हंसते हुए कहती है, अब देख, मैं तेरी ही तलवार से तुझे खत्म करूंगा। लेकिन उसका हमला शुरू भी नहीं हो पाता। वांगलिन बिना घबराए सोल लैशर उठा लेता है। बस एक हल्का सा वार और सब कुछ बदल जाता है। अगले ही पल वो सोल खुद को एक अजीब दुनिया में कैद पाती है। चारों तरफ सिर्फ कर्मा की शक्ति थी। न बाहर निकलने का रास्ता, न किसी तरह का विरोध, सिर्फ अंतहीन बंधन। सोल घबराकर चिल्लाने लगती है, ये क्या जगह है? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? वांगलिन शांत आवाज में कहता है, इसे कहते हैं कर्मा डोमेन। एक बार जो इसके अंदर फंस गया, वो अपनी किस्मत से भी भाग नहीं सकता। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ आगे कहता है, वैसे तुम्हें बाहर निकालने का मकसद तुम्हें आज़ाद करना नहीं था। मैं सिर्फ अपनी नई शक्ति को परखना चाहता था, और तुम मेरे लिए सबसे अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट थे। ये सुनते ही सोल का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ आ चुका था, वो फिर से इस्तेमाल हो गया। घबराकर वो तुरंत हाथ जोड़ देता है, मास्टर, गलती हो गई। मैं दोबारा कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा।
बस इस बार मुझे छोड़ दीजिए। वांगलिन कुछ पल तक उसे देखता रहता है, फिर कर्मा डोमेन को वापस समेट लेता है। सोल जैसे ही आज़ाद होती है, वो लंबी सांस लेकर ज़मीन पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। मुझे सच में लगा था आज मेरी मौत तय है। वांगलिन हल्का सा मुस्कुराता है। अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा, कर्मा से बचना किसी के बस की बात नहीं। सोल तुरंत सिर हिलाती है। समझ गया मास्टर, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वांगलिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर सच में मजबूत बनना चाहते हो तो यहीं रहकर अपनी स्वॉर्ड इंटेंट की साधना करो। अभी जैसी तुम्हारी ताकत है उससे मेरा कोई खास फायदा नहीं होने वाला। सोल कुछ पल चुप रहती है, फिर अचानक घुटनों के बल बैठ जाती है। नहीं मास्टर, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपके साथ रहकर ही मैं मजबूत बनूंगा। वांगलिन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। ठीक है, ये भी तुम्हारी मर्जी। परफेक्ट। समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते ही देखते पूरे 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों में जैन फैमिली ने एक पल भी आराम नहीं किया। आखिरकार जिन हाई एक बार फिर वांगलिन के सामने पहुंचता है। इस बार उसके हाथ में वही चीज थी जिसकी वांगलिन को सबसे ज्यादा जरूरत थी, रिजेंटमेंट एनर्जी। जिन हाई सम्मान के साथ झुकते हुए कहता है, मास्टर, आपकी आज्ञा के अनुसार हमने जितनी संभव हो सकी उतनी रिजेंटमेंट एनर्जी इकट्ठा कर ली है। वांगलिन अपनी डिवाइन सेंस से उसे जांचता है और संतुष्ट होकर सिर हिलाता है। तुमने उम्मीद से बेहतर काम किया है। इनाम के तौर पर वो अपनी स्टोरेज से एक पिल निकालकर जिन हाई की तरफ बढ़ा देता है। इसे संभाल कर रखना। अगर तुम्हारा टैलेंट साथ देगा तो यही पिल तुम्हें सोल फॉर्मेशन से इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचाने में मदद करेगी। ये सुनते ही जिन हाई और उसका बेटा खुशी से भर उठते हैं। उनके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। पूरी जैन फैमिली एक साथ वांगलिन के सामने झुक जाती है। उनकी नज़रों में अब वांगलिन सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा संरक्षक बन चुका था। इसके बाद वांगलिन पूरे प्लेनेट पर सेलेस्टियल फ्रूट्स के बीज लगवाना शुरू करता है। जैन फैमिली के सभी लोग अलग अलग इलाकों में उन बीजों को बोने में जुट जाते हैं। वांगलिन जानता था कि आने वाले समय में यही फल उसकी कल्टीवेशन में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल उसका पूरा ध्यान एक ही चीज़ पर था, अंडरवर्ल्ड रिवर। यही वजह थी कि उसने इतनी बड़ी मात्रा में रिजेंटमेंट एनर्जी इकट्ठा करवाई थी। वो सारी रिजेंटमेंट एनर्जी को धीरे धीरे अपने अंडरवर्ल्ड रिवर में समाहित करने लगता है। काली ऊर्जा की धाराएं लगातार उसके अंदर समाती जाती हैं। हर पल अंडरवर्ल्ड रिवर पहले से ज़्यादा शक्तिशाली होता जाता है। हालांकि अभी उसका ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, लेकिन उसकी ताकत में साफ बढ़ोतरी महसूस की जा सकती थी। वांगलिन भी जल्दबाजी नहीं करता। वो जानता था कुछ शक्तियां समय मांगती हैं, इसलिए वो लगातार अपनी हर ताकत को निखारने में लगा रहता है। कर्मा डोमेन, अंडरवर्ल्ड रिवर, अपने सभी ट्रेजर्स और अपनी खुद की कल्टीवेशन। वो किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करता, क्योंकि उसे पहले से अंदाज़ा था कि थंडर सेलेस्टियल रियल में उसका सामना साधारण दुश्मनों से नहीं होने वाला। समय के साथ वांगलिन की आभा लगातार बदलने लगती है। उसे साफ महसूस होने लगता है कि उसका ब्रेक थ्रू अब बहुत करीब है। अचानक पूरे माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी तरफ उमड़ने लगती है। आसमान में बादल इकट्ठा होने लगते हैं। धरती तक कांप उठती है। वांगलिन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आखिरकार मैं असेंडेंट स्टेज की पीक पर पहुंच गया। इतने वर्षों की मेहनत, अनगिनत लड़ाइयाँ, मौत से हुई न जाने कितनी मुठभेड़, आज आखिरकार सब रंग ले आई थी। फर्स्ट स्टेप की हर सीमा वो पार कर चुका था। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सेकंड स्टेप। वांगलिन कुछ पल आसमान की तरफ देखता है। उसे अपनी अब तक की पूरी यात्रा याद आने लगती है। एक साधारण लड़के से लेकर आज यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। वो हिसाब लगाता है। थंडर सेलेस्टियल रियल्म खुलने में अब सिर्फ 3 महीने बाकी थे, लेकिन तभी उसे एक ज़रूरी बात याद आती है। अगर किसी को थंडर सेलेस्टियल रियल्म में प्रवेश करना है तो उसके पास थंडर क्वाड्रेंट होना अनिवार्य है। यही सबसे बड़ी समस्या खड़ी थी। वांगलिन के पास ऐसा कोई क्वाड्रेंट नहीं था। एक पल के लिए उसके मन में शेंगोंग का ख्याल आता है। वो चाहे तो उससे थंडर क्वाड्रेंट मांग सकता था, लेकिन अगले ही पल वो इस विचार को छोड़ देता है। अगर मैंने उससे क्वाड्रेंट मांगा तो हो सकता है उसे मुझ पर शक हो जाए, और इस समय मैं किसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच सकता। यानी उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी उसे शेंगोंग की कही हुई एक बात याद आती है, थंडर क्वाड्रेंट सिर्फ ताकतवर फैमिलीज के पास होता है। बस यहीं से वांगलिन को अपना अगला लक्ष्य मिल जाता है। अगर उसे थंडर क्वाड्रेंट चाहिए तो उसे ऐसी किसी शक्तिशाली फैमिली तक पहुंचना होगा, चाहे वो इस प्लेनेट पर हो या किसी दूसरे प्लेनेट पर। ज़्यादा देर नहीं लगती, वांगलिन तुरंत अपनी यात्रा शुरू कर देता है। कुछ समय बाद वो एक नए प्लेनेट पर पहुंचता है। यहीं से एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। जैसे ही वहां के लोगों की नज़र वांगलिन पर पड़ती है, वे सभी उसे देखकर सम्मान से झुक जाते हैं। किलिन बीस्ट
उसकी आभा और उसका व्यक्तित्व देखकर उन्हें यही लगता है कि वो थंडर सेलेस्टियल रियल्म का दूत है। थोड़ी ही देर में वहाँ का पैट्रियार्क भी उसके सामने आ जाता है। सम्मान के साथ वो पूछता है, सीनियर, कृपया बताइए, आपके आने का उद्देश्य क्या है? वांगलिन बिना घुमाए फिराए सीधे कहता है, मुझे एक थंडर क्वाड्रेंट चाहिए। बस इतना सुनते ही सामने खड़े लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। पैट्रियार्क कुछ पल वांगलिन को गौर से देखता है और फिर अचानक हंसने लगता है। अब समझ आया, तो अफवाहों वाला वो बहरूपिया तुम ही हो। वांगलिन चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। पैट्रियार्क आगे कहता है, अगर तुम सच में थंडर सेलेस्टियल रियल्म के दूत होते तो तुम्हें थंडर क्वाड्रेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें देखकर साफ समझ आ गया कि तुम धोखा दे रहे हो। इतना कहते ही वो पीछे खड़े सभी कल्टीवेटर्स की तरफ मुड़ता है। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है, सब लोग सुन लो, इस धोखेबाज को यहीं खत्म कर दो। एक ही पल में चारों तरफ दर्जनों कल्टीवेटर्स की आभा फूट पड़ती है। वांगलिन अकेला खड़ा था और सामने पूरा प्लेनेट, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उल्टा उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। ऐसा लग रहा था मानो उसे इसी पल का इंतजार था। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखना यह होगा कि अकेला वांगलिन पूरे प्लेनेट के खिलाफ कैसे लड़ता है और क्या वो थंडर क्वाड्रेंट हासिल कर पाएगा। ये सब हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा।